नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको दिखाते हैं दुनिया की बड़ी खबरें जिसका सीधा असर हम पर, आप पर, पूरी दुनिया पर होता है। वर्ल्ड नाउ में आज सबसे पहले बात करेंगे ईरान अमेरिका डील की। डील का दी एंड होगा और जंग फिर से छिड़ेगी, क्योंकि डील की टाइमलाइन खत्म हो चुकी है। मियाद आज खत्म हो रही है, 60 दिन की डेडलाइन पूरी हो चुकी है, लेकिन वॉशिंगटन और तेहरान के बीच अभी तक किसी भी बात पर एक मत नहीं बन पाई। 17 जून को जंग टालने के लिए हुआ वो ऐतिहासिक समझौता आज के आज खत्म हो जाएगा। दोनों मुल्कों के बीच इसे आगे बढ़ाने को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है, यानी शांति की जो डोर इस समझौते के सहारे टिकी थी वो टूटती नजर आ रही है। तो क्या एक बार फिर से कयामत की तारीख लिखी जाएगी? होर्मुज पर तनाव पहले से है, ऐसे में आज का दिन तय कर सकता है कि बातचीत आगे बढ़ेगी या फिर बारूदी बवंडर फिर उठेगा मिडिल ईस्ट में। वर्ल्ड नाउ में अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका के अंदर ड्रैगन के घुसपैठ की, जिसकी चीख व्हाइट हाउस की चौखट तक पहुंच गई है। दुनिया के सबसे ताकतवर और सुरक्षित माने जाने वाले अमेरिका के सबसे पावरफुल व्यक्ति का घर, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति का घर व्हाइट हाउस, जहां सुरक्षा को लेकर सनसनी मची हुई है, क्योंकि जहां पहुंचने से पहले सुरक्षा के कई लेयर को पार करना पड़ता है। लेकिन खबर है कि इस व्हाइट हाउस की सुरक्षा में ड्रैगन ने सेंध लगा दी है, जिससे अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। क्या है बीजिंग का नया प्लान व्हाइट हाउस को घेरने के लिए? कैसे ड्रैगन अमेरिका की नाक के नीचे से जासूसी कर रहा था, जिसकी जांच अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी, फेडरल एजेंसी और यहां तक कि सीक्रेट सर्विसेज भी करने वाली है। आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति के घर के इतने करीब चीन कैसे पहुंच गया? जासूसी के इस प्लानिंग पर देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट वर्ल्ड नाउ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। वर्ल्ड नाउ की सबसे बड़ी खबर आज की यह है कि अमेरिका और ईरान एक बार फिर महायुद्ध के मुहाने पर आ चुके हैं। 17 जून को जंग टालने के लिए हुआ वो ऐतिहासिक समझौता जो आज खत्म हो जाएगा, और दोनों देश इसे आगे बढ़ाने को लेकर कोई सहमति नहीं बना पाए हैं। यानी शांति की जो डोर इस समझौते के सहारे टिकी थी, वो डोर अब टूटती नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। शर्त के मुताबिक दोनों देशों को 60 दिन के भीतर जंग रोकने के लिए, बातचीत करने के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तक पहुंचना था, एक स्थायी परमाणु समझौते तक पहुंचना था। लेकिन समझौते की टेबल पर कोई ठोस बातचीत इन 60 दिनों के दरमियान हुई ही नहीं, और 60 दिनों के बाद मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध और तेज होने लगी है। दोनों देशों के बीच बयानबाजी, सैन्य टकराव का मुद्दा और गहराता जा रहा है। अमेरिका और ईरान दोनों ही एक दूसरे पर समझौते की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है कि अमेरिका से दोबारा बातचीत शुरू करने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिकी दावे को फिर से हवा दे दी। ईरानी विदेश मंत्री के बयान से साफ है कि तेहरान किसी बड़े समझौते के पक्ष में फिलहाल नहीं है और न ही किसी समझौते की मियाद बढ़ाने के पक्ष में है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक बयानों ने आग में घी डालने का काम किया है। ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा दावा ठोकते हुए कहा कि अमेरिका जल्द ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो 60 दिन के सीजफायर के खात्मे के बाद अब क्या होने वाला है? क्योंकि 60 दिन की सीजफायर की मियाद खत्म होने वाली है, चंद घंटों का इंतजार है। अंतिम समझौते पर कोई सहमति नहीं बन पाई। 60 दिन के दरमियान दोनों तरफ से छिटपुट हमले भी होते रहे, लेकिन कोई सॉल्यूशन निकल कर नहीं आ पाया। बातचीत शुरू करने से ईरान ने परहेज करने का फैसला किया है। अमेरिका ने भी ईरान पर बड़े हमले की बात कह दी है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर समझौते की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं, जबकि 17 जून को यह फाइनल हुआ था कि दोनों देश एमओयू करेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे और उसके बाद बातचीत के टेबल पर आएंगे। लेकिन ईरान ओमान के बीच सेफ रूट पर बातचीत जारी है, जबकि अमेरिका ईरान को किसी तरह का वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। तो क्या अमेरिका और ईरान सीजफायर एमओयू फेल हो गया? सीजफायर की अवधि 60 दिनों तक की थी, यानी इन 60 दिनों के अंदर अमेरिका और ईरान को कोई सॉल्यूशन निकालना था। 30 दिन की डेडलाइन होर्मुज से अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करने की थी। अमेरिकी सेना हटाने की शर्त थी और अंतिम समझौते के बाद ईरान के आसपास से सेना हटाने की बात थी।
इसके अलावा 300 अरब डॉलर का पैकेज देने की बात कही गई थी, जो कि ईरान के पुनर्निर्माण के लिए काम करता। सैंक्शंस में राहत देने की बात कही गई थी, ईरान पर सैंक्शंस हटाने की बात कही गई थी, तेल निर्यात में छूट देने की बात कही गई थी, और सभी मोर्चों पर इंक्लूडिंग प्रॉक्सीज के एंड पर भी युद्ध विराम की बात कही गई थी। चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो हूती विद्रोही हो, हर जगह सैन्य कार्रवाई रोकने की शर्त रखी गई थी। इसके अलावा होर्मुज से बारूदी सुरंगों को हटाने की बात कही गई थी, समुद्री रास्ते को सुरक्षित करने की बात कही गई थी, तेल और गैस के जहाजों को फ्री वे देने की बात कही गई थी। लेकिन इन 60 दिनों के दरमियान किसी भी शर्त पर कोई बातचीत नहीं हुई, चाहे वो अमेरिका के शर्त रहे हो, चाहे वो ईरान के शर्त रहे हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परमाणु हथियार पर रोक की बात, कि ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा और यूरेनियम एनरिचमेंट पर बातचीत अमेरिका से जारी रखेगा, लेकिन इसे लेकर भी कोई प्रोग्रेस इन 60 दिनों के दरमियान नहीं दिखाई देती। तो एमओयू पर आखिर ईरान का क्या कहना है? 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम एमओयू हुआ था। मकसद था जंग को रोकना और 60 दिन के भीतर किसी स्थायी समझौते पर पहुंचना या इसके लिए खाका तैयार करना। लेकिन तय समय सीमा खत्म होने के बाद पूरी दुनिया एक बार फिर से खौफ में है कि कहीं ईरान और अमेरिका फिर से ना भिड़ जाएं। अमेरिका फिर से तैयारी कर रहा है एक बड़ी लड़ाई की, बार बार अमेरिका की तरफ से हमले की धमकी दी जा रही है। उधर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू करने पर अब तक कोई फैसला नहीं किया है। ईरानी न्यूज एजेंसी IRIB के मुताबिक अब्बास अराक्ची ने कहा कि अभी तक सिर्फ मीडिएशन के जरिए बातचीत हुई है, सीधे तौर पर अमेरिका के साथ ईरान की कोई बातचीत नहीं हुई है। अराक्ची ने कहा कि अमेरिका पहले ही ईरान पर हमले शुरू करके एमओयू का उल्लंघन कर चुका है, इसलिए इस एमओयू का कोई मतलब नहीं रह जाता है। दुनिया इस खौफ में है कि अगर बातचीत आगे नहीं बढ़ी, एमओयू की मियाद खत्म हो गई, ईरान अमेरिका टेबल पर नहीं आए, डील नहीं हुई, तो फिर क्या होगा? ईरान का कहना है कि रोज रोज अमेरिका जो धमकी दे रहा है उससे अमेरिका को बाज आना चाहिए। ईरान के सहयोगी देश पर जो हमले हो रहे हैं, ईरान समर्थित गुटों पर जो हमले हो रहे हैं, जो सैन्य कार्रवाई हो रही है, उसको फौरन रोका जाना चाहिए। ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका का जो ब्लॉकेड लगा हुआ है, नौसैनिक ब्लॉकेड, उसको फौरन हटाया जाए। क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य बलों की वापसी हो। युद्ध में ईरान को हुए नुकसान का हर्जाना यूएस भरे। ईरान पर लगे सैंक्शंस को खत्म करे अमेरिका, और जो विदेशों में फ्रीज ईरानी संपत्ति है वो भी ईरान को वापस किया जाए। लेकिन इन शर्तों पर अमेरिका ना तो मानने को तैयार है, ना ही बात करने को तैयार है, और वो लगातार ईरान पर हमले की बात कर रहा है, और ईरान भी डायरेक्ट अमेरिका से बातचीत नहीं कर रहा है। यानी अमेरिका ईरान के बीच का तनाव ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां युद्ध का अंत किसी समझौते से ज्यादा एक दूसरे पर दबाव बनाने की रणनीति में उलझ चुका है। दोनों देश अपने अपने दावों के साथ खुद को विजेता बता रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत एक लंबी और मुश्किल जंग की ओर इशारा कर रही है। अमेरिका के हथियार भंडार कम हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। या तो वो अमेरिका को एक लंबी जंग के लिए तैयार करें, जिसे खत्म करना बेहद मुश्किल हो जाएगा, जिसे फॉरएवर वॉर या कभी ना खत्म होने वाली जंग में फंसने का खतरा रहेगा, क्योंकि ईरान अपनी जमीन पर लड़ रहा है और अमेरिका अपनी जमीन से 12,000 किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में लड़ रहा है। इसके अलावा अमेरिकी इंटरसेप्टर और महंगी मिसाइलों के लगातार इस्तेमाल ने युद्ध की लागत और हथियारों की खपत बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, जिस पर अमेरिका में ही अमेरिका के लोग अपने राष्ट्रपति से सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान इस हालात को अपनी जीत बता रहा है। ईरानी संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद गालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल युद्ध के शुरुआती लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रहे हैं। गालिबाफ का दावा है कि ईरान ने सैन्य और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर जीत हासिल की है। यानी तेहरान का मैसेज क्लियर है, अगर बातचीत होगी तो बराबरी के स्तर पर होगी। दबाव या आत्मसमर्पण के शर्त पर बातचीत का कोई मतलब नहीं है। इस बारे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा घोषित करेंगे। अभी होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण रखने वाला एकमात्र अमेरिकी आर्मी है। ईरान के पास कोई नेतृत्व तो नहीं है, ना ही कोई विकल्प है। ईरान का नेतृत्व खत्म हो चुका है, उसके रडार नष्ट हो चुके हैं, उनके सभी खुफिया नेतृत्व को हमने खत्म कर दिया है। आइए सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप का बयान। I'll be declaring the Hormuz Strait
a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But, and how about Venezuela? Venezuela was a one-day war. And now we work great with them. We've taken in millions and millions of barrels of oil. But we're doing really good. We're doing good in every way. You know, I built the military, and now I used it a little bit more than I wanted to, frankly, but that's okay, because we cannot let Iran have a nuclear weapon. Do we agree? Can't let it. I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But, and how about Venezuela? Venezuela was a one-day war. And now we work great with them. We've taken in millions and millions of barrels of oil. But we're doing really good. We're doing good in every way. You know, I built the military, and now I used it a little bit more than I wanted to, frankly, but that's okay, because we cannot let Iran have a nuclear weapon. Do we agree? Can't let it. अमेरिका की कोशिश, अमेरिका का मकसद, अमेरिका का टारगेट, लक्ष्य सब कुछ होर्मुज हो चुका है। यानी इस महायुद्ध में होर्मुज एक नया फ्लैश पॉइंट है। इसे अब टकराव का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट भी कह सकते हैं। अमेरिका का दावा है कि होर्मुज में जहाजों की आवाजाही उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, और यही दावा ईरान भी कर रहा है। ईरान का भी मानना है कि ईरान की अनुमति के बगैर एक भी जहाज होर्मुज पार नहीं कर सकता है। इसके अलावा ईरान और उसके प्रॉक्सीज लगातार तेल टैंकर्स, व्यापारिक जहाजों पर हमला कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा संकट होर्मुज में और ज्यादा गहरा गया है। होर्मुज के अलावा लाल सागर में भी तनाव बहुत चरम पर है। ईरान ओमान के साथ नए रोड मैप को तैयार करने में लगा हुआ है। होर्मुज संकट पर नई रणनीति की तैयारी है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि होर्मुज पर उनका कब्जा और होर्मुज पर कब्जे का सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये IRGC पलटवार कर रहा है। यानी दावे दो तरफा हैं और इरादे बहुत खतरनाक हैं। ईरान खुलेआम होर्मुज को अपने पूर्ण नियंत्रण में बताता है। दूसरी तरफ अमेरिका इलाके में अपना दबदबा जाहिर कर रहा है और नेवल ब्लॉकेड कंटिन्यू कर रहा है, जिसे अमेरिका का दावा है कि होर्मुज को वो कंट्रोल कर रहा है। दोनों महाशक्तियों की तनातनी सीधे तौर पर आमने सामने की लड़ाई बन चुकी है। इसलिए अगर होर्मुज में एक भी चिंगारी सुलगती है तो उसकी तपिश सिर्फ वॉशिंगटन या तेहरान तक सीमित नहीं रहेगी। दुनिया की 1/4 तेल सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है। जरा सी चूक का मतलब है कि वैश्विक तेल संकट और गहराएगा, शिपिंग रूट बंद रहेगा और दुनिया भर की इकोनॉमी में भूचाल आएगा। इसलिए सीजफायर का वक्त भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच की खतरनाक जंग अभी ओवर नहीं हुई है, बल्कि एक नए और बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ ट्रंप का चौतरफा आर्थिक और सैन्य दबाव है, दूसरी तरफ ईरान का झुकने से साफ इनकार है। पूरी दुनिया यह सोच रही है कि 60 दिन की मियाद खत्म होने के बाद अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका का अगला मूव क्या होगा, ईरान का कदम क्या होगा, ईरान का अगला मूव क्या होगा। क्या कूटनीति या बातचीत का कोई भी दरवाजा खुला बचेगा या फिर सीधे बारूद की जुबान में बात होगी। अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं। देखना होगा कि इस मियाद के खत्म होने के बाद अमेरिका और ईरान का अगला कदम क्या होता है। अमेरिका के सबसे सुरक्षित इलाके में ड्रैगन ने सेंधमारी कर दी। यानी चाइना उस जगह बैठकर जासूसी कर रहा था जो दुनिया का सबसे सुरक्षित और अमेरिका का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी दुनिया के सबसे सुरक्षित और संवेदनशील इलाकों में से एक, और इसी इलाके में मौजूद है अमेरिकी राष्ट्रपति का घर, व्हाइट हाउस, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए हर वक्त सीक्रेट सर्विस के एजेंट, सुरक्षा एजेंसियां और निगरानी सिस्टम एक्टिव रहते हैं। लेकिन इसी व्हाइट हाउस की नाक के नीचे महज 200 मीटर की दूरी पर चीन यानी कि ड्रैगन का एक सीक्रेट ठिकाना मिला है। इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के होश फाख्ता हैं। ड्रैगन के इस कारस्ताने से पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। चलिए पहले आपको खबर बताते हैं विस्तार से। दुनिया के सबसे ताकतवर और सुरक्षित माने जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के घर यानी व्हाइट हाउस की सुरक्षा में चीन ने सेंध लगा दी। दावा यह किया जा रहा है कि व्हाइट हाउस से महज 200 मीटर की दूरी पर चीन से जुड़ा एक गुप्त ठिकाना मौजूद था। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास से कुछ ही दूरी पर एक ऐसा ठिकाना जहां चीन व्हाइट हाउस में चल रही हर गतिविधि पर नजर रख सकता था, व्हाइट हाउस में चल रही हर बातचीत को सुन सकता था,
व्हाइट हाउस में चल रही हर मीटिंग में पता लगा सकता था कि क्या बातचीत हो रही है और अमेरिका की हर रणनीति को वो पहले ही भांप लेता था, जिसके बाद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए। व्हाइट हाउस की सुरक्षा में सेंध की यह कहानी सिर्फ व्हाइट हाउस से 200 मीटर दूरी की नहीं है, जिसे अमेरिका की सबसे सुरक्षित और मजबूत दीवार माना जाता है। अमेरिका के दिल कहे जाने वाले व्हाइट हाउस में चीन की मौजूदगी क्या ये महज संयोग है या फिर चीन की जासूसी का सबसे बड़ा खेल, जिसे ना CIA भांप पाई, ना ही मोसाद पता लगा पाई, ना ही अमेरिका के एजेंट्स को जानकारी जुटा पाए। खबर यह है कि जो इमारत खरीदी गई वो प्रॉपर्टी एक चीनी अधिकारी से जुड़ी हुई है, जिसका इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों और व्हाइट हाउस पर निगरानी के लिए किए जाने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को जैसे ही इस प्रॉपर्टी की जानकारी मिली, वॉशिंगटन के गलियारों में खलबली मच गई। सवाल यह उठ रहे हैं कि इतने सेंसिटिव VVIP जोन में एक चीनी व्यापारी ने बिना रोक-टोक कैसे यह प्रॉपर्टी खरीद ली। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को शक है कि इस ठिकाने का इस्तेमाल अमेरिकी सरकार के बड़े अधिकारियों, राष्ट्रपति की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए किया जा रहा था। जानकारी इकट्ठा करने के लिए इस इमारत का इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी व्हाइट हाउस के ठीक पड़ोस में एक इमारत की खरीद ने अमेरिका की सुरक्षा गलियारों में हड़कंप मचा दिया। 21 जुलाई 2026 को वॉशिंगटन की चर्चित सिक्योरिटीज बिल्डिंग के करीब 84 लाख डॉलर यानी लगभग 70 करोड़ रुपए में बेची गई। लेकिन विवाद इस इमारत की कीमत को लेकर नहीं है, सवाल इसे खरीदने वाले शख्स को लेकर है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस सौदे के पीछे CCP यानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से गहरे ताल्लुकात रखने वाले कारोबारी फिलिप काउ का नाम सामने आ रहा है। यह बिल्डिंग अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास व्हाइट हाउस से महज कुछ ही दूरी पर है। इतनी संवेदनशील जगह पर चीन से जुड़े किसी व्यक्ति का या फाउंडेशन का कब्जा होना अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के लिए सीधे तौर पर रेड फ्लैग जैसा है। तो क्या व्हाइट हाउस के पास ड्रैगन ने अपना ठिकाना खरीद लिया? और आखिर यह सौदा हुआ कैसे? 15वीं स्ट्रीट की ऐतिहासिक सिक्योरिटीज बिल्डिंग, जिसकी दूरी तकरीबन 650 फीट यानी कि 200 मीटर है व्हाइट हाउस से। इस सौदे के लिए चीनी व्यापारी ने 84 लाख डॉलर अदा किए, लगभग 70 करोड़ रुपए। जिस व्यापारी ने यह डील की उसका नाम फिलिप क्यू है। उसका जो पारिवारिक फाउंडेशन है उसने इस इमारत को खरीदा। खरीद का माध्यम था फैमिली फाउंडेशन के जरिए, लेकिन इसमें चीनी सरकार के पैसे की बात कही जा रही है। व्हाइट हाउस के बेहद करीब इस इमारत को खरीदना क्यों चाहता था चीन? इसे लेकर अमेरिका में सुरक्षा प्रश्न उठाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर एक और पहलू है। क्या चीन अब पारंपरिक जासूसी से आगे बढ़कर सॉफ्ट टूल्स के जरिए रणनीतिक जगहों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है? इंटेलिजेंस एक्सपर्ट यह आशंका जता रहे हैं कि ऐसी लोकेशन का इस्तेमाल भविष्य में सिग्नल इंटेलिजेंस, निगरानी या टारगेटिंग अभियान के लिए किया जा सकता है। इसलिए अमेरिका चौकन्ना है। हाल के दिनों में अमेरिका और चीन के बीच जासूसी गुब्बारे, डेटा हैकिंग और अवैध पुलिस स्टेशन को लेकर पहले से ही भारी तनाव है। ऐसे में व्हाइट हाउस के पास इस ठिकाने का खुलासा होना अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अमेरिका लगातार चीन पर साइबर जासूसी और संवेदनशील टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश के आरोप लगाता रहा है। वहीं बीजिंग भी अमेरिका पर साइबर हमले के आरोप लगाता आया है। इस टकराव में AI चिप, डेटा सेंटर, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़े हथियार माने गए। लेकिन कहानी का एक और पहलू है। चीन भी अमेरिका पर साइबर हमले के आरोप लगाता रहा है। चीन ने हाल ही में दावा किया था कि अमेरिकी NSA ने उसके नेशनल टाइम सर्विस सेंटर को निशाना बनाया और संवेदनशील नेटवर्क तक पहुंच बनाने की कोशिश की। अमेरिका में चीन का प्रभाव और जासूसी नेटवर्क क्या बहुत मजबूत हो चुका है? और किस कदर मजबूत हो चुका है, इसका सबसे बड़ा सबूत है इलिन वॉन्ग। चीन ने अमेरिका की राजनीति के शीर्ष स्तरों तक अपने एजेंट सेट कर दिए हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब कैलिफोर्निया के आर्केडिया शहर की पूर्व मेयर
इलीन वांग को गिरफ्तार किया गया। 58 साल की इलीन वांग पर अमेरिकी सरजमी पर रहकर चीन के हित के लिए काम करने और जासूसी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। एफबीआई की जांच में यह भी सामने आया कि इलीन वांग केवल एक स्थानीय लीडर नहीं थी, बल्कि वो बीजिंग के इशारे पर अमेरिकी राजनीति और स्थानीय प्रशासन में घुसपैठ बना रही थी। मेयर पद तक पहुंचकर उन्होंने अमेरिकी तंत्र और चीनी एजेंटों के बीच काम करने का एक पुल तैयार किया। इलीन वांग का मामला उसी बड़े खतरे की एक और कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। मेयर की कुर्सी तक पहुंची एक महिला का चीन के लिए एजेंट के तौर पर काम करने का कबूलनामा, और अब व्हाइट हाउस के 200 मीटर के दायरे में एक बड़ी बिल्डिंग की खरीद का कनेक्शन सीसीपी से होना अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए नाक का सवाल बन गया है। अब जिन्होंने इमारत खरीदी, आखिर वो कौन है? क्यों इस तरह की बातें की जा रही? क्यों कहा जा रहा है कि व्हाइट हाउस के बगल में चाइनीज सरकार ने इमारत खरीदी? चीन से अमेरिका तक क्यू का कनेक्शन है। पॉइंट 1, फिलिप क्यू का चीनी नाम क्यू फेली है। पॉइंट 2, शंघाई के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम में काम कर चुके हैं। पॉइंट 3, शंघाई पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो और चीन के मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ विभाग है। पॉइंट 4, रिपोर्ट में दावा है कि क्यू ने स्नाइपर और कॉम्बैट ट्रेनिंग भी ली है। फिलहाल फैमिली फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट और परोपकारी गतिविधि में एक्टिव बताए जाते हैं। लेकिन अमेरिका की नाक के नीचे ड्रैगन ने एक तरह से अपना बेस तैयार कर लिया था, जहां से वो व्हाइट हाउस में हो रही हर हलचल को सुन सकता था, हर हलचल पर निगरानी रख सकता था और सारी जानकारी सीधे चीन की कम्युनिस्ट सरकार को ट्रांसफर कर सकता था। अमेरिका की नाक के नीचे फ्लोरिडा के बेहद करीब क्यूबा में चीन ने अपना जासूसी नेटवर्क फैला दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय और विदेश विभाग की हालिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि हवाना के पास बेहुकल समेत कई जगहों पर चीनी गुप्त इंटेलिजेंस स्टेशन एक्टिवेट हैं। इनसे अमेरिका के सैन्य अड्डों और अंतरिक्ष केंद्रों पर सीधी नजर रखी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इन ठिकानों से अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, सैन्य गतिविधियों और समुद्री ट्रैफिक पर नजर रखने की कवायद की जा रही है। तो क्या अमेरिका के दरवाजे पर चीनी जासूस पहुंच चुके हैं? और पूरे अमेरिका में चीनी जासूसों का नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी खुद लाचार है। क्यूबा में चीन से जुड़ी संदिग्ध इंटेलिजेंस साइट पर अमेरिका की नजर है। हवाना के पास नया एंटीना एरे दिखा है। खुफिया साइट पर बड़े एंटीना एरे का निर्माण किया गया है, जिससे साइट से सैन्य और समुद्री गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट के लिए एक बड़ी रणनीतिक चिंता है। 2026 की तस्वीरों में बेजुकाल साइट पर नया निर्माण भी दिखता है। सैटेलाइट इमेज में चीनी जासूसों की यह मौजूदगी अमेरिका की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अमेरिका की हर एक रणनीति उससे उसको डिप्लॉय करने से पहले उसके दुश्मनों तक पहुंच रही है। क्या वॉशिंगटन इस चीनी जासूसी को नाकाम करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा, या फिर ड्रैगन अमेरिका के बैकयार्ड में अपनी जड़ें और गहरी कर लेगा? सवाल इस बात का भी है कि आखिर अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को इस बात की भनक कैसे नहीं लगी? तब तक ड्रैगन बड़ा खेल कर चुका था। और क्या इस बात को लेकर अमेरिका कोई एक्शन लेगा चाइना के ऊपर? ये देखने वाली बात होगी। ईरान से जंग में अमेरिका ने सिर्फ आर्थिक या सामरिक नुकसान ही नहीं उठाया, अमेरिका के भरोसे का भी कत्ल हुआ। यानी अमेरिका के अलाइज जो उस पर आंख मूंद कर अपनी सिक्योरिटी के लिए भरोसा करते थे, वो भी तबाह हो गया। अब सबसे बड़ा नुकसान है अमेरिका का साख कट गया। आज अमेरिका के दोस्त भी मान रहे हैं कि अमेरिका भरोसेमंद नहीं रह गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध को जितना आसान समझा था,
वो वास्तव में अब अमेरिका के गले में फंसी हड्डी बन चुकी है, जिसे ना तो अमेरिका निगल पा रहा है और ना ही उगल पा रहा है। हर गुजरता दिन अमेरिका के लिए नई मुसीबत लेकर आता है और अमेरिका हर दिन एक नई मुसीबत में घिरता जाता है। कभी दुनिया भर में अपनी अजेय सेना के दम पर धाक जमाने वाले अमेरिका के दोस्त भी आज बेसहारा हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ युद्ध से पहले अमेरिका ने खाड़ी देशों को सुरक्षा का भरोसा दिया। बड़ी संख्या में डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए, लेकिन ईरान के महज कुछ लाख के ड्रोन ने अमेरिका की अरबों रुपए के डिफेंस सिस्टम को न केवल नाकाम साबित किया, बल्कि उन्हें तबाह और बर्बाद भी कर दिया। और अब ये हालात हैं कि अरब देशों पर ईरान का खतरा बढ़ते जा रहा है और अमेरिका उन्हें बेसहारा छोड़कर हटने की योजना बनाने में लगा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई की योजना पर विचार कर रहा है। हालांकि इसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत ईरान का काउंटर अटैक हो सकता है, जिसे देखते हुए अब अमेरिका खाड़ी देशों में मौजूद अपने सैन्य बेस को खाली करने पर विचार कर रहा है। यानी अगर ईरान की मिसाइलें गिरती भी हैं, तब भी अमेरिकी सैनिक उसकी मार से दूर रहेंगे। बताया जा रहा है कि अमेरिका सबसे पहले बहरीन से अपने 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर को हटा सकता है। उसे ईरान से करीब 5000 किलोमीटर दूर स्पेन के रोटा रोटा नेवल स्टेशन शिफ्ट कर सकता है। इसके अलावा कुवैत के कैंप आरिफजान को ब्रिटेन के लेकन हीथ रॉयल बेस में शिफ्ट कर सकता है, जो तेहरान से करीब 4500 किलोमीटर दूर है। इसी तरह कतर के अल उदैद एयरबेस खाली करके संसाधनों को जर्मनी के रमस्टाइन एयरबेस पर शिफ्ट किया जा सकता है, जो तेहरान से करीब 4400 किलोमीटर दूर है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को हिंद महासागर में मौजूद ब्रिटेन के डिएगो गार्सिया पर शिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा यूएई के अल दफरा एयरबेस को इटली के एवियानो एयरबेस शिफ्ट किया जा सकता है, जो ईरान से करीब 3500 किलोमीटर दूर है। इस वजह से ईरान के हमलों से स्टेल्थ जेट और जासूसी विमान बच सकते हैं। अमेरिका के सभी नए संभावित ठिकाने ईरान की मिसाइलों की रेंज से बाहर बताए जाते हैं, ताकि अमेरिकी सेना ईरानी मिसाइलों से सुरक्षित रह सकती है। इसके अलावा अमेरिका पूर्वी एशिया में मौजूद अपने दोस्तों का, साथियों का साथ भी छोड़ता दिख रहा है। जानकारी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने साउथ कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों को काफी कम करने की बात कही है। उन्होंने उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग के साथ अपने अच्छे रिश्तों और अभ्यास के भारी खर्चों का हवाला दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि दक्षिण कोरिया ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान में साथ देने से इनकार किया था। माना जा रहा है कि ट्रंप इसी से नाराज है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका और साउथ कोरिया के सैन्य अभ्यास काफी महंगे हैं और इनका बड़ा खर्च अमेरिका उठाता है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे अभ्यास उत्तर कोरिया को ऐसा संकेत देते हैं जो उन्हें गलत और दुश्मनी वाले लगते हैं। ट्रंप ने अपने बयान में सीधे तौर पर कहा कि उनका उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। यही बात इस फैसले को और दिलचस्प बनाती है, क्योंकि उत्तर कोरिया हाल के दिनों में बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण कर चुका है, जिन्हें यूनाइटेड नेशंस ने प्रतिबंधित किया। यानी एक तरफ उत्तर कोरिया मिसाइल टेस्ट के जरिए अपनी आक्रामकता दिखा रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका उसके साथ सैन्य तनाव कम करने का संकेत दे रहा है। ट्रंप के बयान में ईरान को लेकर की गई टिप्पणी काफी अहम लगी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से पूछा था कि क्या उनका देश अमेरिका के साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की कोशिश में शामिल होना चाहेगा। ट्रंप के अनुसार दक्षिण कोरिया ने जवाब दिया, नहीं शुक्रिया। ट्रंप ने खुद इस बात को कुछ हद तक अलग मुद्दा बताया, लेकिन सैन्य अभ्यास कम करने के ऐलान के साथ इसका जिक्र करने से अटकलें तेज हो गई हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान में साथ न देने के कारण ही ट्रंप ये सजा दे रही है।
रिपोर्ट्स कहती है कि ट्रंप ने जापान, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे दूसरे सहयोगियों को लेकर भी नाराजगी जाहिर की, क्योंकि वो ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान में सीधे सैन्य रसद संबंधी मदद देने को लेकर हिचकिचाते रहे हैं। उधर ट्रंप के ऐलान के बावजूद दक्षिण कोरिया ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ होने वाला उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। ये 11 दिन चलने वाला सालाना अभ्यास है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यासों को लेकर उत्तर कोरिया का रुख हमेशा से बेहद आक्रामक रहा है। प्योंगयांग के विदेश मंत्रालय ने पिछले हफ्ते इस अभ्यास को आक्रामक युद्ध की रिहर्सल बताया था। उत्तर कोरिया लगातार अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। 2019 में ट्रंप और किम के बीच बातचीत का दौर टूटने के बाद प्योंगयांग ने इन कार्यक्रमों को और तेज कर दिया। हालांकि खबर है कि ट्रंप का ये फैसला बिल्कुल नया नहीं है। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने 2018 में किम जोंग उन के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण वार्ता के दौरान अमेरिका दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास पूरी तरह रोक दिए थे। 2020 में कोरोना महामारी के दौरान भी इन अभ्यासों का स्तर कम कर दिया गया था। अब एक बार फिर ट्रंप उसी दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं। उधर ईरान के चक्रव्यूह में फंसे ट्रंप को प्रशांत महासागर से भी अपना नौसैनिक बेड़ा हटाना पड़ रहा है। अमेरिका को एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन को मिडिल ईस्ट में भेजना पड़ा। इसका सीधा और सबसे बड़ा फायदा मिला है चीन को। यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन के हटने से समंदर में जो वैक्यूम बना, उससे चीन को खुला मैदान मिल गया। यानी एक झटके में ही अमेरिका ने अपने दोस्तों को बीच मझधार में छोड़ दिया। अमेरिका को प्रशांत महासागर से यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन को हटाना पड़ा। हालांकि अमेरिकी सेना पहले से तय प्रक्रिया बता रही है, लेकिन सवाल ये है कि प्रशांत क्षेत्र से यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन को हटाना था तो यहाँ मौजूद मित्र राष्ट्रों को चीन से बचाने के लिए अमेरिका ने क्या इंतजाम किया? अमेरिका दुनिया के सामने से लेवल अप बताकर अपनी पीठ भले ही थपथपा ले, लेकिन पर्दे के पीछे डराने वाली सच्चाई है। दरअसल ईरान के साथ जंग में यूएसएस अब्राहम लिंकन की हालत पस्त हो गई थी। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इसी साल मई में घर लौटना था, लेकिन ईरान युद्ध के चलते इसकी तैनाती लगातार बढ़ाई गई। इस जहाज ने समंदर में लगातार 250 दिन से ज्यादा का वक्त बिताकर अपने इतिहास का एक नया लेकिन दर्दनाक रिकॉर्ड बना लिया। नतीजा, महीनों से बिना ब्रेक ड्यूटी कर रहे सैनिकों की मानसिक हालत बिगड़ने लगी। जहाजों पर खान पान, हथियारों और जरूरी रसद की भारी किल्लत हो गई। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हटाने से पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक ऐसा सुरक्षा वैक्यूम पैदा हो गया जिसके लिए बीजिंग सालों से घात लगाए बैठा था। चीन हमेशा से पश्चिमी प्रशांत महासागर में अमेरिकी सेना को अपने रास्ते का कांटा मानता था, खासकर ताइवान पर कब्जे के मिशन में। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर कल ही चीन ताइवान पर हमला कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जानकारी है कि ड्रैगन ने इस मौके को भुनाना शुरू भी कर दिया है। हाल ही में चीन ने इंडोनेशिया के साथ नेवी ड्रिल की। फिलीपींस के हक वाले साउथ चाइना सी के स्कारबोरो शोल के पास बड़ा युद्धाभ्यास भी कर डाला। और तो और जापान को आंखें दिखाते हुए उसके ओकिनोटोरी द्वीप के पास गोलियां और मिसाइलें दागकर साफ संदेश दे दिया कि अब इस समंदर का बॉस अमेरिका नहीं बल्कि चीन है। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले ने अमेरिका के उन दोस्तों की रातों की नींद उड़ा दी है जो ड्रैगन के जबड़े के ठीक सामने बैठे हैं। जापान, ताइवान और फिलीपींस जैसे देशों के दिलों की धड़कन बढ़ गई है। साफ है कि अमेरिका के दोस्त आज सुरक्षा के लिए दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं और ईरान अपने दोस्तों की बदौलत दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरें लगातार जारी हैं इंडिया डेली 24/7 पर। जल्द लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।